मैंने आपके सामने डिस्कशन किया था कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है एज पर कंपनीज एक्ट। गलत बोला था मैंने। हाँ, बताता हूँ गड़बड़ क्या हुई थी। सुनिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो बनती है वो बनती है वर्टिकल फॉर्मेट में। तो जो पिछली क्लास में मैंने बोला था उसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, और देयर इज नो हार्म टू करेक्ट द रॉन्ग फैक्ट्स। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनता है वो बनता है वर्टिकल फॉर्मेट में, और जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता है वो बनता है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल कैसे? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, इस तरह से वो हॉरिजॉन्टल बनता है। और यहाँ तो वर्टिकल आपने देखा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। तो जो पिछली क्लास में बोला गया था उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट कौन सा होता है? ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ये वर्टिकल होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का फॉर्मेट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है जी, दिस इज द करेक्शन। थोड़ा आगे चलते हैं हम। अब हमारे सामने क्या है? चैप्टर 1 का हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ले गया था। अपनी बुक खोलेंगे फटाफट से, आपको दिखेगा शेड्यूल 3 पार्ट 2, जिसमें क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। और उसकी शुरुआत किससे होती है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से होती है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है कोर रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से मिलने वाला आपका पैसा या इनफ्लो ऑफ मनी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे कि आपका गारमेंट का बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस है गारमेंट का, तो क्या करेंगे आप? ओके 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 ओके, चल, यू कैन सिट हियर। हो गया बंद। अच्छा, जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला वाला आइटम आता है। ये होता है प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से निकलने वाला पैसा। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या लेके चलते हैं? वो सारी की सारी एक्टिविटीज लेके चलते हैं जिन एक्टिविटीज के थ्रू आपका इनफ्लो पैसा, मतलब योर रेवेन्यू और योर एक्सपेंसेस, दैट इज बेसिकली गोइंग टू प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर फाइनल प्रॉफिट फिगर। आपके जो सिलेबस में जो दिखता है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, वो बहुत छोटा नन्ना मुन्ना, समझ लो 1/4 पार्ट दिखता है। बाकी का पार्ट तो बचा हुआ है अभी बाहर। तो देखिए जरा, एक चीज दिखाते हैं। अब आप देखेंगे जरा कि सबसे पहला वाला आइटम आपके पास क्या निकल कर आता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ या ना बताइए? अरे बोलो, सबसे पहला पार्ट क्या निकल कर आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। उसके बाद क्या आएगा? अदर इनकम। अगर आप अपनी नोट्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा दूसरा वाला पार्ट क्या है? अदर इनकम है। मैंने अभी, मेरे पास वैसे सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है, बट ये आपके सामने स्क्रीन पर, कैन यू सी दिस? दिख रहा है ये? देखो ऑनलाइन वालों को, क्या आइटम आपके पास है? रिवेन्यू यस। फ्रॉम ऑपरेशंस है। अच्छा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो लिख रहा है ना ब्रैकेट में ग्रॉस, आपको ग्रॉस नहीं समझना है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है बेसिकली वो नेट सेल्स होता है। अरे यार, पेज नंबर 1.41 खोलो ना। ग्रॉस नहीं, वो मैं एक वेबसाइट देख रहा हूँ ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ, वो ग्रॉस दिख रहा है। ठीक है, उसको देखिएगा यहाँ पर। तो अब ये क्या क्या चीज दिख रही है? हटाओ इसको यहाँ से, बेकार में इसमें ऐड दिख रहे हैं। कोई बात नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है वो होता है आपका कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स माइनस नेट सेल्स माइनस रिटर्न। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स, मतलब रिटर्न माइनस करने के बाद। कई बार क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स रिटर्न भी दे रखी होती है। तो लोग क्या करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं। नहीं होना ऐसा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इटसेल्फ इज अ नेट सेल्स। फिर आती है अदर इनकम। वो इनकम विच आर इंसिडेंटल टू योर बिजनेस। आपका है गारमेंट का बिजनेस, गारमेंट को बेच के आपने पैसा कमाया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लेकिन आपने क्या कर दिया? रेंटल इनकम मिल गया आपको, डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। ये सब आपके लिए क्या कहलाएगा? अदर इनकम कहलाएगा। तो टोटल रेवेन्यू आपके पास आ गया 1 और 2 का टोटल करके। ये कौन सी किताब खोले बैठे हो? अच्छा ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर बारी आती है एक्सपेंसेस की, और एक्सपेंस की कैटेगरी बिल्कुल सीक्वेंस में है। सबसे पहले आया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो मटेरियल जो आप यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन में, उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट होती है? वो कैसे कैलकुलेट होती है? वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, दैट्स योर आंसर। ऐसे निकाला जाता है ये। पेज नंबर 1.41, माही, पेज नंबर 1.41। कौन से पेज पे चल रहे हो बेटा तुम ये? कबीरा, कौन से?
1.41 पेज ना, डोंट गो थ्रू दैट, आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर। अभी जो चल रहा है फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, अभी इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में बाद में बताऊंगा अभी आपको। फिर है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं, जैसे मान लिया जाए, अक्सर अक्सर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि पीटर इंग्लैंड के शोरूम में चले गए, आपने शर्ट खरीद ली, पैंट खरीद ली, ब्लेजर खरीद लिया, टी शर्ट खरीद ली, जैकेट खरीद ली, जूते थोड़ी मिलेंगे वहाँ। हाँ, हाँ वो भी खरीद ली, ठीक है, अंडरगारमेंट्स भी मिलते हैं वहां पर, हाँ हैंकी भी मिलता है, कफलिंग भी मिलता है वहां पर मिलता है, ठीक है, टाई पिन भी मिलती है, बो टाई भी मिलती है, सब, वॉलेट भी मिलते हैं, सॉक्स भी मिलते हैं। लेकिन वॉलेट वो नहीं बनाते हैं, वॉलेट का छापा लगा रहता है उस पर, वो क्या करते हैं, बना बनाया किसी से, उसे स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। खुद मैन्युफैक्चर करा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यूज होगा उसमें, और अगर बना बनाया ले लिया तो क्या करेंगे उसको आप, स्टॉक इन ट्रेड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं आपके, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, हाँ, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या है, एक सिंगल आइटम है, लोग अलग अलग समझते हैं। देखिए भाई, इन्वेंट्री जो होता है स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल जो था सेमी प्रिपेयर्ड है। मान लो आप पैंट शर्ट गारमेंट बनाने का बिजनेस करते हैं, पैंट बन गई, शर्ट बन गई, लेकिन उसमें बेल्ट की लूप नहीं लगी, जिप नहीं लगी, बटन नहीं लगे और कॉलर नहीं बने, ये क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। बिल्कुल तैयार, बिल्कुल रेडी होके प्लास्टिक में पैक करके और बिल्कुल डिस्प्ले में चला गया, वो कहलाएगा फिनिश गुड्स। और रॉ मटेरियल पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा खरीद के लाके रखा हुआ है तैयारी करने के लिए, वो कहलाएगा आपका क्या, क्या कहलाएगा, वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। इन सब का, इनमें होने वाले चेंजेस, एक बहुत मजेदार कंसेप्ट बताऊंगा विच इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन रेशियो एनालिसिस। अभी जब इसको करेंगे पता चलेगा आपको, थोड़ा और आगे चलते हैं। व्हाट बेटा, स्टॉक इन ट्रेड जो है वो बना बनाया सामान खरीद के स्टॉक कर लिया, और ये फिनिश गुड्स जो है ये आपने बनाया उसका स्टॉक कर लिया, दोनों में फर्क है। अगर सेम होता तो हेडिंग अलग अलग ना होती ना। भाई एक बात बताओ मुझे, स्टॉक इन ट्रेड तो आप बिल्कुल फिनिश सामान लाते हो बेचने के लिए, ठीक है, और फिनिश गुड्स मतलब आपने रॉ मटेरियल को पहले कन्वर्ट किया, फिर उसको बनाया और उसके बाद उसको फाइनल करा, दोनों में फर्क होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री का, इनडायरेक्ट ऑफिस से रिलेटेड होगा। डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, इस पे भी आएंगे हम लोग। और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होता है एक्सपेंसेस, वो टेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन टेंजिबल एसेट्स पर लगता है, इंटेंजिबल एसेट्स पर। और टोटल अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस अदर होते हैं, दैट कुड बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एज वेल। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस बनता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है, उसमें से टैक्स माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाता है आपका। ये है ब्रॉड स्ट्रक्चर, इसके नीचे बहुत कुछ होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना ही आपकी बुक में छापा गया वो। अब आते हैं, एक एक आइटम का डिटेल डिस्क्रिप्शन है, एक एक आइटम का डिटेल डिस्क्रिप्शन है, पेज नंबर 1.43, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपने देखा होगा ना गांव देहात में लोगों के पास पता क्या होते हैं, बड़े बड़े टिन के बक्से होते हैं जिनमें वो सामान रखते हैं। और कभी बस अड्डे की तरफ चले जाइए, तो जो गांव से लोग आ रहे होते हैं वो टिन के बक्सों में अपना सामान लेके आते हैं, उनके पास फैंसी ब्रीफकेस नहीं होते, अमेरिकन टूरिस्टर और ये और वो नहीं होते उनके पास, बिल्कुल नहीं होते, वो क्या होते हैं, टिन के बक्से होते हैं। अगर कोई टिन के बॉक्सेस बनाता है, तो टिन के बॉक्स को क्या, टिन को काटते हैं, फिर जो स्क्रैप बच जाता है उसका क्या होता है, बिक जाता है वो। रिलैक्सो की चप्पलें होती हैं, चप्पलें बनती है ना, एक मोल्डिंग में कट जाती है, किनारा बच जाता है, क्या होता है, वो बिक जाता है, स्क्रैप कहते हैं उसको। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और सेल ऑफ स्क्रैप एज वेल, सेल ऑफ स्क्रैप भी उसके अंदर आती है। क्या सो क्यों रहा है, फिर बेटर ऐसे रख लेना, थोड़ा सा ऐसे 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 कर लेना, ऐसे मतलब मजाक है, नहीं मारा नहीं मैंने तुम्हें, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, अभी बता दीजिए मैं। तो जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे उसके अंदर सेल ऑफ स्क्रैप इंक्लूड करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप कहीं बाहर नहीं जाएगा। स्क्रैप का मतलब ये हुआ कि आपने सामान बनाया, कुछ बच गया, ठीक है। आपको मालूम है, जब सरसों का तेल बनता है, सरसों का तेल, तो सरसों का तेल बनने के बाद वो जो तेल को, जो सरसों होती है उसको क्रश करने के बाद, तेल निकलने के बाद जो एक्सट्रैक्ट बच जाता है, वो बहुत ही शानदार भोजन बनता है, किसके लिए, गाय भैंस और जानवर, पालतू जानवरों के लिए। उसे खल और चूरी बोलते हैं, अगर कोई गांव में रहा हो कभी, खल और चूरी बोलते हैं उसको। इट बहुत पौष्टिक होता है, बहुत हाइजीनिक होता है, किसके लिए वो,
जानवरों के लिए, उनके दूध देने की कैपेसिटी बढ़ती है, उनका दूध बढ़ता है और उसके अंदर कई सारे विटामिन मिनरल्स वो प्रोड्यूस होते हैं। वो बोरों में भर के बकायदा, एक है आपने कभी देखा होगा कपिला पशु आहार, नहीं सुना होगा किसी ने? नहीं सुना? कमाल करते यार तुम्हें। एक अच्छा खासा ऐड आता है, अगर आप देखेंगे यूपी रोडवेज की बसों में तो लिखा हुआ आता है कपिला पशु आहार। कपिला पशु आहार, पशु मतलब एनिमल, एनिमल के खाने के लिए जो आप सामान बनाते हैं उसे कपिला पशु आहार बोला जाता है। तो ये जो कपिला पशु आहार बनता है, ये पता है किससे बनता है? कुछ तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ये लोग सरसों वगैरह जो होती है इनको सुखा के वैसा करके ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि जितना भी आपके पास जो मिल होती है, सरसों का तेल बनाने वाली मिल से इनसे सामान लेते हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं उसको, अंदर इसके अंदर और ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें मिलाते हैं और बैग्स में भर लेते हैं। ये होता है बेसिकली कपिला पशु आहार। तो ये जो ना स्क्रैप जो हम बोल रहे हैं, सरसों का तेल का प्रोडक्शन बनेगा, जो स्क्रैप बच गया आपके पास, जो बाई प्रोडक्ट बच जाते हैं आपके पास, उनको उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स में, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सेल ऑफ स्क्रैप भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ही आती है। देखिए अदर इनकम के अंदर क्या आएगा, वो सारी इनकम, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ एक होता है सेल्स वाला, बाकी सारी होती है अदर इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंसिडेंटल इनकम, गेन ऑन प्रॉफिट ऑफ, या प्रॉफिट गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टमेंट को बेचने से होने वाला प्रॉफिट, ये सब अदर इनकम की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है जी, नीचे चलते हैं, आप देखें यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 33 है, ध्यान से देखिएगा इलस्ट्रेशन 33। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड रेवेन्यू फॉर अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी इट विल बी प्लेस्ड, सेल एंड सेल ऑफ स्क्रैप, ये किस कैटेगरी में जाएगा बताइए? सेल एंड सेल ऑफ स्क्रैप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट अर्न, और ये वाला जो है डिविडेंड, ये कहां चला जाएगा? अदर इनकम की कैटेगरी। नीचे आ जाइए, ये बोल रहा है फाइनेंशियल कंपनी, तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट अर्न रेवेन्यू, डिविडेंड रेवेन्यू, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स कहां चला जाएगा? अदर इनकम की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, बोलो सेल ऑफ एसेट्स क्या हो गया? ऑपरेशनल। अगर आप मशीन का बिजनेस करते हो तो ऑपरेशनल होगा, तो रेवेन्यू यहाँ, यहाँ तो नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल की बात करी है आपने। इवन इफ इट इज अ नॉन फाइनेंशियल, तो भी अगर नॉन फाइनेंशियल है तो भी आपको क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बताया जाएगा कि मशीन का बिजनेस करते हैं नहीं करते हैं। अगर आप मशीनरी का बिजनेस कर रहे हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए जनरेटर सेट क्या है? गुड्स हैं। ठीक है, पावर जनरेशन प्लांट उसके लिए गुड्स है, उसका प्रोडक्ट है, वो वैसे ट्रीट किया जाता है उसको। नीचे चलते हैं, अगले पेज पे चलिए फटाफट से जरा। नेक्स्ट पेज पे आपके पास आया कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, तो क्या आ गया आपके पास? सेल्स और सेल्स से नेट सेल्स आ गया, सेल ऑफ स्क्रैप जोड़ दी तो क्या निकल कर आया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल कर आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स और डिविडेंड अर्न, ये आपकी अदर इनकम हो जाएगी एंड यू विल गेट योर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बताओ भी उदय, पता नहीं पता चला? दीदी की किताब से देख सकते हैं आप वहां पर, अगले वाले को मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। अब आए आपके पास एक्सपेंसेस। पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दिस इज गिवन। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल कितने की बोल रहा है? 2,50,000 की। मटेरियल परचेज कितने का बोल रहा है? 20 लाख रुपीज का। टोटल कितना हो गया? 22,50,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल कितने के? 3 लाख की। योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा? 19,50,000। अगर आपके पास दो आइटम मिला के दे रखे हैं, जैसे अगले एग्जांपल में देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल फिनिश गुड्स की भी है, फिनिश गुड्स को भूल जाइए। परचेज मटेरियल कितना? 22.5 लाख का, बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भूल जाइए। ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग, आपका निकल आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर है एवरीवन? हैं जी? बेटा तुम्हारा ध्यान ही नहीं है मैं क्या बोलूं, और नहीं है पढ़ने का मन तो घर चले जाओ। 1.4 पे 1.45 क्या चीज? फिनिश गुड्स जो है मटेरियल कंज्यूम्ड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। आपने देखा जब हम एक्सपेंसेस लेके चले थे, पहला हेडिंग था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा हेडिंग क्या था? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ, किसका? नहीं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड था दूसरा हेडिंग, और तीसरा था क्या? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और वर्किंग प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल, ये उस कैटेगरी का आइटम है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर तो डाल ही नहीं सकते इसे। आगे बढ़ते हैं,
ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल 1.5 लाख रुपए का, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें कोई लेना देना नहीं है इसका, मटेरियल परचेज 15 लाख लेना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल वो लेना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कोई लेना देना नहीं है। भाई हेडिंग अलग है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की हेडिंग अलग है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की हेडिंग अलग है, और इन्वेंट्री में चेंजेस वाला ओपनिंग किसकी इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस और किसका, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का बिल्कुल अलग है, तो आप उसके साथ मैच नहीं कर सकते हैं इसको। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपसे ही नहीं बोल रहा है कि व्हाट इज चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री होता तो आप बाकियों को कंसिडर करते हैं, मटेरियल कंज्यूम को कंसिडर नहीं करते हैं। नीचे चलते हैं, परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपकी शोरूम है, आप गारमेंट्स बेचते हैं, लेकिन आप बेल्ट, लेदर की बेल्ट आप बनवा लेते हैं दूसरों से, ठीक है, कफलिंग बनवा लेते हैं, वो तो मेटल के होते हैं ना कफलिंग वगैरह, बटन बना लेते हैं, ठीक है, टाई भी आप बाहर से बनवा लेते हैं। कैन एनीबॉडी गिव मी एन आइडिया कि टाई इतनी महंगी क्यों होती होंगी? नहीं, फिर भी मतलब कई बार टाई जो होती है वो अगर हम ऑर्डिनरी दुकानदार के पास जाएंगे तो मतलब अगर मान लिया मान लो एक शूट है, मतलब ब्लेजर और कोट ब्लेजर वगैरह जो है ये मिलाकर, ये मान लो अगर 20,000 रुपए का आता है, तो कुछ टाई जो है ना मेरे ख्याल से वो 17, 18, 22, 25,000 तक की भी चली जाती हैं। इतना क्या होता है टाइयों में जो इतनी महंगी चली जाती हैं? क्या होता होगा? नहीं देखी इतनी महंगी टाई होती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ये ब्रांडिंग है। डायमंड जो है, डायमंड वर्ल्ड की सबसे निकृष्ट धातु है, कोई यूज नहीं है उसका, कोई यूज नहीं है, लेकिन क्या है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैल्यू, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, कारण वर्ल्ड की 60% से ज्यादा डायमंड मार्केट पे डिवियर्स, एक साउथ अफ्रीका की माइनिंग कंपनी, उसका कब्जा है। आपने देखा हो ना, हीरा है सदा के लिए, डिवियर्स का एड चमकता है। दे हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल हाइप, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। गोल्ड की रिसेल वैल्यू है, डायमंड की रिसेल वैल्यू है क्या? क्या डायमंड रिसेल वैल्यू होता है? नहीं होता। आप ज्वेलर के पास जाइए, डायमंड खरीद लो हमारा, क्या क्यों खरीदे? नहीं होता। गोल्ड बिकता है आपका और आपको सिल्वर बिकेगा, डायमंड की रिसेल वैल्यू नहीं होती है। खरीद लेंगे आप वो बात, हाँ, डायमंड की रिसेल वैल्यू अगर होगी, जैसे कबीर के पास एक डायमंड था, उसकी मम्मी ने बचपन में उसके 18वें जन्मदिन पे उसको गिफ्ट कर दिया, उसने अंगूठी बना ली। कबीर फिर क्या हुआ एनडीए में गया, कबीर ने क्या करा, एनडीए में टाइम पूरा किया और अपना ऑफिसर बन गया, कबीर जनरल बना, फिर सीडीएस भी बना, ठीक है, और फिर इसने क्या करा, पाकिस्तान जाके वहां का डिक्टेटर बन गया। और कबीर, हाँ बन गया, मतलब बन गया तो बन गया, तो कबीर एक हिस्टोरिकल आइकन बन गया। अब जब उसकी अंगूठी नीलाम होगी, उसकी वैल्यू होगी उसमें लगे हुए डायमंड की वैल्यू होगी, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। कोहिनूर की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है उसकी, कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है, आर्टिफिशियल वैल्यूएशन होता है, बिकॉज डायमंड क्या, चलो एक आता था ना, एक एक आता था PAWN, पॉन स्टोर, PAWN, मेरे प्रोनाउंसिएशन को और मतलब मत समझ लेना, पॉन स्टोर, उसमें आता था ना हर आइटम के पीछे एक एक कहानी होती है और आगे कॉस्ट होती है, पीछे कहानी होती है, आगे क्या होती है, प्राइस होती है। वो चमली दद्दू वद्दू होते थे उसमें काफी सारे, हाँ हाँ, हिस्ट्री टीवी 18 से, हाँ उसके अंदर, हाँ वो रियलिटी था, रियलिटी शो था वो, हाँ काफी अच्छा था, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बोल के बोलना पड़ता है वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है? अबे आगे पढ़ लेते हैं हम आगे। अब आइए चेंज इन इन्वेंट्री, मजेदार चीज सीखना है, चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री को देखते हैं कैसे। चेंज इन इन्वेंट्री से पहले मैं आपको क्या करवाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट, आइए समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। आपने पढ़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद है बचपन में पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जो लोग थे मेरे पास उन्होंने तो पढ़ा था, जो नहीं थे वो पढ़ लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो गुड्स बना ली उनको बेचने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं इसको, ठीक है। सपोज ये ओपनिंग स्टॉक है 5 लाख रुपए का, नेट परचेजेस है मान लो 4 लाख रुपए की, या मान लो 7 लाख रुपीज की, नोट नहीं करना, समझ लेना इसको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मान लो 8 लाख रुपए के, भाई टोटल कितना हो गया, 8 सर 15 5 20 लाख, माइनस 2 लाख कर दिया, व्हाट इज माय आंसर, 18 लाख। माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज व्हाट, 18 लाख। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? नाउ अगर मैं लिखता हूं इसको, देखो जरा, अगर मैं दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं,
नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। मुझे बताओ ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से कितना ज्यादा? 3 लाख ज्यादा। तो नेट परचेजेस कितने की थी? 7 लाख की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के थे? 8 लाख रुपए के। और ये एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग कितना है? 3 लाख। व्हाट इज योर आंसर? 18 लाख। यू गॉट द सेम आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे में? तो ये दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, ये रेशियो में यूज होता है। नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग। नाउ सी वन मोर चेंज। अगर ये हो जाता मेरे पास कितने का? 6 लाख रुपए का। व्हाट वुड बी माय आंसर नाउ? 8 सर 15 5 20, 20 में से चलेगा कितना? 14 लाख। 14 लाख, ठीक है। अब आप देखिएगा, नाउ व्हाट आई राइट व्हाट, ये इसको ऐसे रहने दीजिए। यहां पर यहां लिखता मैं क्या इधर? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या करता? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ऐसे करता। अब मुझे बताइए व्हाट इज नेट परचेजेस आपकी? 7 लाख। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके? 8 लाख, ठीक है जी। एंड व्हाट इज एक्सेस ओवर ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? 1 लाख। व्हाट इज योर आंसर? 14 लाख। ये भी एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसका चेंज इन इन्वेंट्री में क्या यूज है? बिलीव मी, आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूं, और देखिए कैसे। अगले पेज पे चलिए, आप बुक के अगले पेज पे चलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 40 देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 40 देख पा रहे हैं? इलस्ट्रेशन 40 ऑनलाइन में सब लोग देख रहे हैं? एवरीबडी इज कैरिंग अ बुक विद देम? Yes. सरीन के पास, लक्ष्य के पास, निहारिका के पास, Yes, तनुश्री? sir. ओके। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, नहीं ऐसा नहीं करना। कम टू द पॉइंट। अरे मजाक की चीज को सीरियसली मत लीजिए। लेट्स कम, आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन। ध्यान से देखिए। Prepare notes to accounts for change in inventory of Bakers Limited for the year ended 31st March 2022. Finished goods का ओपनिंग इन्वेंट्री 2,50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 2 लाख, ठीक है जी। बताओ मुझे, ये एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग है या एक्सेस क्लोजिंग ओवर ओपनिंग है? बताइए सिटी, बता। फिनिश गुड्स वाला जो है ना, तो इसे प्लस होना चाहिए। सी आंसर में क्या दे रखा है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या दिख रहा है? 50,000 प्लस का दिख रहा है। अगला वाला देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग है 450, क्लोजिंग है कितने का? 5 लाख का। बता मिनी, ये एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग है, ओपनिंग ओवर क्लोजिंग है? 1.46 पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 40, पॉइंट नंबर है वर्क इन प्रोग्रेस, दिख रहा है? बता, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग है, ओपनिंग ओवर क्लोजिंग है? क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। और क्लोजिंग ओवर ओपनिंग क्या होता है? देखो माइनस होता है माइनस। देखिए वहां क्या लिख रखा है? ब्रैकेट में लिखा है, नहीं लिखा? ब्रैकेट में दिख रहा है सबको? गॉट द रीजन क्यों लिखा है ब्रैकेट में ये? अगला पॉइंट पढ़ते हैं। स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या है ये? एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग है, तो क्या किया? प्लस किया। अब इसको दूसरे तरह से समझते हैं। बेटा अगर ओपनिंग 2,50,000 है और क्लोजिंग 2 लाख है, तो ये क्या है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री है। क्या है? और डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होती है? प्लस होती है। प्लस होने का रीजन, ये रीजन है प्लस होने का। ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से, इसलिए प्लस करते हैं उसको। रेशियो एनालिसिस के में आता है लिखा हुआ डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो प्लस करते हैं उसको। अच्छा दूसरा देखिए, अगर मैंने बोला कि ओपनिंग कम और क्लोजिंग ज्यादा, ओपनिंग कम और क्लोजिंग ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? इस रुक जाना, ओपनिंग 5 लाख का और क्लोजिंग 7 लाख रुपए का, इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अब इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो है, ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या करते हैं? माइनस करते हैं। रीजन, हमारा स्टॉक बढ़ा ना, स्टॉक तो हमारे पास पड़ा हुआ है, उसे हम एक्सपायर्ड कॉस्ट तो मान ही नहीं सकते। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी जो कॉस्ट है, अपनी जो एक्सपेंस है, उसमें से उसे माइनस कर देते हैं। ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या? भाई ये फिगर चेंज इन इन्वेंट्री जाएगी ना आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो वहां प्लस होगी तो मतलब एक्सपेंस का पार्ट बन रहा है।
भाई अगर मान लो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख का, अंडरस्टैंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख का, तो इन्वेंट्री 2 लाख रुपए की बढ़ गई ना, और वो कंज्यूम भी हो गई, तो इट इज अ पार्ट ऑफ माई एक्सपेंस। इसीलिए इंक्रीज इन इन्वेंट्री को जोड़ा जाता है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग को प्लस किया जाता है। और अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख और क्लोजिंग कितनी हो गई आपकी 7 लाख, इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री बढ़ गई आपकी, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, ओपनिंग अगर 5 लाख थी और क्लोजिंग आपकी 4 लाख थी, तो 5 में से 1 लाख यूज हो गई ना, कंज्यूम हो गई, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस। ठीक है, इसलिए ओपनिंग ओवर क्लोजिंग को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अच्छा, ओपनिंग में 5 लाख थी, क्लोजिंग में 7 लाख थी, तो क्या हुआ, 2 लाख की इन्वेंट्री परचेज करी, इसका मतलब आपने, और वो कहीं बिकी है, कुछ रुकी है, वो तो कुछ बताया नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, वही कंज्यूम तो हुई नहीं वो हमारी, तो हमारा क्या हुआ, स्टॉक बढ़ा, हमारे एक्सपेंसेस थोड़ी बढ़े, लेकिन आउटफ्लो तो हुआ, इसीलिए हम एक्सपेंस के अंदर नहीं दिखाते, एक्सपेंस से माइनस कर देते हैं उसको। तो मैंने 2 चीजें समझाई आपको यहाँ पर। एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग जो है, ये जो है, ये वाला देखो, समझना बात को, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या हुआ, डिक्रीज इन इन्वेंट्री होता है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री होता है, इसे क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में से जोड़ देते हैं। और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, ये क्या होता है आपका, इंक्रीज इन इन्वेंट्री होता है, इसे क्या कर देते हैं आप, वहां से उसको माइनस कर देते हैं। रीजन ये देखो, ये रीजन आपके सामने है। तो जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, तो कहीं पर लिखा हुआ आ जाएगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब है, मतलब ओपनिंग जो है, ओपनिंग क्लोजिंग से ज्यादा तो उसे प्लस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते समय रेशियो में कैश कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन होती है, क्लियर है। और फिर हो गया, चलो क्लियर ये वाला पार्ट, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज। लेट्स मूव फर्दर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये आपके देखिए, डायरेक्ट में वेजेस हो गया, बोनस हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, बताया था छुट्टियां लेते हैं और एम्प्लॉय अपनी छुट्टियों का एनकैशमेंट ले लेता है, एक्सपेंस है आपका ये वाला। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय कंपनसेशन, यानी कि ईसॉप में जो आपका खर्चा होता है वो वाला, मार्केट वैल्यू से कम पे जब आप शेयर अपने एम्प्लॉय को देते हैं, वो नुकसान आपका, वो डिस्काउंट जो आपका होता है, वो दैट इज लॉस टू यू। ठीक है, एग्जाम्पल 41 में देखिए, ये बोल रहे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आने वाला है, वेजेस आएगा, सैलरीज आएगा, ग्रेचुइटी आएगा, कन्वेंस एक्सपेंसेस आएगा क्या, बताइए, कन्वेंस एक्सपेंस आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में, नहीं, कन्वेंस एक्सपेंस पता किसे कहते हैं, एम्प्लॉय के घर से ऑफिस तक आने का खर्चा और ऑफिस से घर तक जाने का खर्चा, कन्वेंस बोलते हैं उसको। वेलफेयर क्या हुआ उसका, ये तो फैसिलिटी है कम्यूटिंग की, ये नहीं। ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बताइए, एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, हर महीने की 30 तारीख को आप मूवी दिखाने ले जाते हैं, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, मतलब पॉपकॉर्न खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, ये एंटरटेनमेंट के खर्चे हैं, क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, नहीं होता, नहीं होता, ये फिर भी क्या है। और दूसरा देख लीजिए, मेडिकल एक्सपेंसेस, येट इट इज देयर, ये देते हैं, बोनस, बोनस भी जाएगा, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आता है, मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपके एम्प्लॉय के लिए लॉन्ग टर्म और रेगुलर बेसिस पर होते हैं, जरूरी थोड़ा ही है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा, हाँ मेडिकल क्या, मेडिकल जाएगा ना, लिखा तो है, मेडिकल इज देयर, ठीक है, हाँ तो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे, उनकी हेल्प करेगा, लेकिन वो बेनिफिट कैसे हो गया, एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो अपनी बाइक है, अपनी कार है, मैं तो नहीं आता ट्रांसपोर्ट से, हाँ उसके लिए तो बढ़िया है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट होता है जो विच इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, इट इज नॉट ऑप्शनल फॉर समवन, सबको, कन्विंस है वो क्या होता है, कंपनी के एक्सपेंसेस में जुड़ता है, उससे कंपनी की टैक्सेबल इनकम घटती है, कंपनी को बेनिफिट मिलता है। बेटा मेरी बात समझो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, कभी ना, अभी मान लो, अभी मान लो क्या है कि जैसे मान लिया जाए, आपने कन्वेंस एक्सपेंसेस दे रहे हैं, चलो आपने गाड़ी रख ली, कोरोना में गाड़ियां वाड़ियां बंद हो गई सारी, अब कहाँ का वो, लेकिन कोरोना में मेडिकल एक्सपेंस देना तो बंद नहीं करा कंपनी ने,
इंसेंटिव देने बंद नहीं करी कंपनी ने, अगर सैलरी देनी बंद नहीं करी कंपनी ने, ले ऑफ कर दिया वो बात अलग है, लेकिन ये वो रेगुलर नेचर के होते हैं, इसलिए उनको बेनिफिट एक्सपेंस की कैटेगरी में डालते हैं। अदरवाइज बाकी तो फैसिलिटीज हैं, कभी नहीं है, इस तरह से चलता है। आगे चलते हैं थोड़ा, फाइनेंस कॉस्ट। याद है आपको जब बिजनेस स्टडीज पढ़ाया गया होगा आपके स्कूल में, तो बताया होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट? मुझे प्रिसाइज कॉस्ट ऑफ आंसर चाहिए। इक्विटी हाँ, ओनर्स फंड और कॉस्ट ऑफ डेट बोरोड फंड। अरे बेटा नहीं, आप गलत बोल रही हैं। हाँ माही भाई, फ्लोटेशन कॉस्ट और डिविडेंड, ये होती है क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड का एक्सपेंस जो होता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट डिविडेंड, अरे समझ, इक्विटी इशू करने के लिए, देने के लिए थोड़ी होता है। हाँ, तो फ्लोटेशन कॉस्ट प्रिसाइज टर्म है। अब आगे बढ़ते हैं। डेट 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 की कॉस्ट क्या होती है? लोन प्रोसेसिंग फी और इंटरेस्ट, उसे कहते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑफ डेट। अब मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से ज्यादा क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होता है। वाह, बहुत बढ़िया, मतलब बिजनेस स्टडीज गोल है। चलो कोई बात नहीं, लेट्स लेट्स बेटा, हाँ वो ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, इसे फाइनेंस कॉस्ट बोला जाता है डेट के कंसर्न में। ठीक है, देखें जरा, इट का मीन्स पेमेंट्स मेड टू एंड फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर एग्जाम्पल वेज, सॉरी हम कहाँ चले, फाइनेंस कॉस्ट में आ जाते हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी ऑन द बोरोइंग्स, लोन टेकन फॉर इट, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, और लोन प्रोसेसिंग फीस भी आपकी क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। और ये देखिए, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, बॉन्ड पे लगने वाला खर्चा वो भी है। एक बात का और ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, लोन प्रोसेसिंग फीस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, दे आर आल्सो द फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस बताइए, बैंक चार्जेस वो भी आपकी क्या है, नहीं है। ठीक है, तो नीचे चलिए जरा, अगले पेज पे चलिए, इलस्ट्रेशन 42, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, ये क्या है बताइए, फाइनेंस कॉस्ट है ये। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, क्योंकि देखो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है आपका वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है। सॉरी मैंने गलत बोला, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, बैंक चार्जेस नहीं है। बैंक चार्जेस पता क्या होते हैं, आपका करंट अकाउंट है बैंक में, करंट अकाउंट है उस पर बैंक चार्जेस ले रहा है, आप बिल डिस्काउंट करा रहे बैंक उसके चार्जेस ले रहा है, आप बिल कलेक्शन के लिए भेज रहे बैंक उसके चार्जेस ले रहा है, तो बैंक चार्जेस है ना, वो बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी है। मेरा बिल मैंने डिस्काउंट कराया, वो लोन थोड़ा ही है, वो तो मेरी एसेट थी जिसे मैं कैश करा रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ, ये सब आपके लिए क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तो इनकम हो गया, अदर इनकम है। और बैंक चार्जेस ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट नहीं होती है। सर हाँ बोलो सर बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट क्यों नहीं है? बेटा, बैंक चार्जेस जो होते हैं, अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है तो बैंक आपसे बैंक चार्जेस लेता है, अगर आप बिल डिस्काउंट कराते बैंक चार्जेस लेता है, बिल कलेक्शन के लिए भेजते बैंक आपसे चार्जेस लेता है, आप बैंक के थ्रू अपने इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल भरते हैं, बैंक उसकी थोड़ी फीस लेता है आपसे, तो ये बोरोइंग थोड़ा ही है वो, हाँ सर। बोरोइंग इसलिए नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, दोनों क्या है, बोरोइंग ही तो है आपकी, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, उस पर इंटरेस्ट लगता है, वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट की कैटेगरी में चला जाता है। बैंक चार्जेस कहाँ चला जाएगा, अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन आप जानते हैं किससे रिलेटेड होता है, फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है। अमोर्टाइजेशन किससे रिलेटेड होता है, इनटेंजिबल एसेट से होता है। और एक और टर्म होती है डिप्लीशन, जो किससे रिलेटेड होती है, वेस्टिंग एसेट से रिलेटेड होती है, वो इसी कैटेगरी में आ जाता है। फिर अदर एक्सपेंस में बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा, कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, बताया था डिफरेंस फ्रेट, कैरिएज और कार्टेज का। ये
इनवर्ड आउटवर्ड जो होते हैं सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, आपके अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में चले जाते हैं। क्लियर है जी? नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पेज नंबर 1.49 पे मैं हूँ अब। Objective of financial statements, that's a very simple and general thing, you can go through that. Provide financial data of economic resources and obligation of enterprise, shows implication of operating profit, provide information about cash flow, provide sufficient and reliable information about various parties interested. ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस प्रेजेंट करता है, ये इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट असेस करता है, ये इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस अफेक्टिंग टू द सोसाइटी उसकी बात करता है, ये डिस्क्लोज करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को। ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी से पता चलती है। एसेंशियल्स क्या होते हैं फाइनेंशियल, मतलब व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स? ये बोल रहा है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होनी चाहिए, अजम्पशन पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरा बोलता है कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, याद है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए, ये वेरीफाइबल होना चाहिए, ये रेलेवेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, टाइमलीनेस भी होना चाहिए। बचपन में आपने पढ़ा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ है पार्टीज इंटरेस्टेड इन क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। 11th में आपने पढ़ा होगा इंटरनल के अंदर मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज भी था, एम्प्लॉइज हटा दिया गया है क्योंकि एम्प्लॉइज को बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैनेजर्स और मालिकों को होती है। मैनेजमेंट इंटरनल हो गया, बाकी सारे एक्सटर्नल। क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, शेयर होल्डर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? सेफ्टी ऑफ फंड्स, रेगुलेटिव रिटर्न्स, हाँ सेफ्टी ऑफ फंड्स, रेगुलेटिव रिटर्न्स और कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। एम्प्लॉइज, उनको सैलरी मिलेगी टाइम पे, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, प्रमोशंस होगी या नहीं होगी, सिक्योरिटी रहेगी वो नहीं है, वो सब चाहिए। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने से पहले आपका हिसाब किताब करते हैं। इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वेदर टू इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, वेदर टू कीप योर शेयर फॉर लॉन्ग टर्म और नॉट, वेदर टू होल्ड योर सिक्योरिटीज और नॉट, ये सब इससे रिलेटेड होता है। क्रेडिटर, पैसा रिकवर होगा ही नहीं होगा जो उधारी दी गई है, और दोबारा उधार दे ना दे, इसको जानने की बात करते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज तो किसके लिए बैठी रहती हैं? सिर्फ और सिर्फ टैक्स के लिए बैठी रहती हैं, या कॉम्प्लायंसेस हो रहे हैं या वो नहीं हो रहे हैं उस पर रिलेटेड है। और सेबी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। सेबी को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि सेबी कहता है मुझे चाहिए। सेबी इज द वर्ड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो कानून बना सकता है। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है सेबी, कैपिटल मार्केट की, उसको जरूरी चाहिए होता है। लिमिटेशंस क्या बोली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? जो लिमिटेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी वही लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की भी होती हैं, और वही लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी की भी होती हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें एस्टिमेट पे चलती हैं यहाँ पर। नीचे पेज नंबर 1.51 में नीचे बोला डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, इसलिए रिजल्ट्स अलग अलग जाते हैं। नीचे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर करे जाते हैं। एक मैनेजर बहुत शानदार था, उसकी वजह से बिजनेस ग्रो करता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लेकिन उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब एक मैनेजर बहुत निखट्टू था जिसकी वजह से बिजनेस बर्बाद हो रहा है, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। प्राइस लेवल के चेंजेस इग्नोर करे जाते हैं। आपने एसेट्स खरीद, उसके प्राइस बढ़ गए, कंसिडर नहीं होता। आपने कोई ऑर्डर दिया, उसके प्राइसेस बढ़ गए, पुराने ऑर्डर पे चलता है, अगर ऑर्डर रिवाइज हो गया तो ऑर्डर बढ़ेगा, अदरवाइज उसी काम पे चलेगा। मतलब प्राइस में लेवल में चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, और कैन नॉट मीट द पर्पस ऑफ ऑल पार्टीज। सारी की सारी पार्टीज जो आपके बिजनेस की, उनके पर्पस को मीट नहीं कर सकता है। खत्म है? चलिए आ जाइए जरा, यहाँ देखिए पेज नंबर 1.56 पे चलिए जरा, पेज नंबर 1.56, पेज नंबर 1.56 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, देखिए असर्शन रीजनिंग किस तरह से बनती है यहाँ पर। देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज आर लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट लायबिलिटीज। मालूम है आपको? मालूम है ना? बहुत बड़ा मजाक है जिंदगी के साथ। ये असर्शन है नीचे रीजन है। लायबिलिटीज आर टू टाइप्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी विच आर नॉट करंट लायबिलिटीज आर शोन इन नॉन करंट लायबिलिटीज। वाह, मजा आ गया भाई, क्या जवाब दिया। हम मुझे बताइए कि असर्शन और रीजनिंग में क्या ठीक है और क्या गलत है, बोलिए बताइए सर बताइए। दोनों ही ठीक है। नहीं बेटा, रीजन भी ठीक है। भाई तुम इमोशनल मत बनो, कंपनीज एक्ट पे जाओ, वो साफ साफ बोलता है ये। क्या फिर गलत क्या है? वो ठीक है। भाई कंपनीज एक्ट के हिसाब से रीजन एक्सप्लेनेशन दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल पार्ट जो उसे पढ़ना है, सुनो बेटा, ये इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन इनको जरूर से पढ़ेंगे आप लोग, इट विल हेल्प यू। ठीक है, अगले चैप्टर पे आ जाइए, नेक्स्ट चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चैप्टर को लेके चल रहे हैं। बुक खोल लीजिए फटाफट से, चैप्टर नंबर 2। क्या